हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता उससे नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है डूब। मैंने उस गहराई में जाने की कोशिश की है जब किसी भी आपत्ति के कारण, दैवीय आपत्ति के कारण भी अपना पुश्तैनी मकान या अपने पुश्तैनी खेत बाग बगीचे छोड़ने पड़ते हैं तो वो कितना पीड़ादायक होता है, जो अकल्पनीय है। जीवन व्यर्थ लगने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है डूब। जब से वो दादू का फ़ोन सुनकर लौटी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दादू की बातों से वो परेशान भी है और चिंतित भी। आखिर वो कैसे भूल पाएगी अपने बचपन के ठौर ठिकाने, मम्मी पापा की उस मकान में बसी हुई यादें। बहुत मुश्किल है सब कुछ, और ऊपर से दादी की धमकी कि वे मकान की तीसरी मंजिल में जल समाधि ले लेंगी। अब दादी और दादू ही तो उसके लिए सब कुछ है, और उन्होंने भी तो अपना सब कुछ खो दिया है सिवाय उसके। उसे याद है वो काला दिन जब कॉलेज में वो रिसेस टाइम में सहेलियों के साथ गप्पे लगा रही थी। तभी उसे बदहवास से दादू आते दिखे थे। वो अचंभित हो उनकी ओर बढ़ी थी कि दौड़कर दादू ने उसे गले से लगा लिया था। आकांक्षा, मेरी बेटी, हम सब कुछ गंवा बैठे, सब कुछ। रोते हुए हिचकियों के बीच दादू ने बताया था कि जिस जीप में मम्मी पापा महाकाल के दर्शन के लिए गए थे वो बस से टकरा गई थी और मौके पर ही उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। सुनकर माथा शून्य हो गया था। चेतना व आंसू दोनों ही खो गए थे। उसके बाद से दादू और दादी की पूरी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द बस गई थी। अपने जवान बेटे बहू का गम छुपाकर उन्होंने मुझे मुस्कुराहट सौंपी थी। मैं भी कोशिश करती थी कि मेरी किसी बात से उनको तकलीफ न हो। उन्हें हल्की फुल्की बातों से हंसाने की कोशिश करती थी। हालांकि हम सभी एक दूसरे की मौन चीखों की आवाज़ सुन लेते थे। अगले दिन दादू ने मुझे एमबीए करने के लिए अगले साल बाहर भेज दिया था और मैं हॉस्टल में रहने लगी थी। महीने में एक बार मैं दादी से मिलने ज़रूर जाती थी। कभी कभी दादू भी मिलने हॉस्टल आ जाते थे। जब कभी दादू आते थे, हॉस्टल में एक पार्टी सी हो जाती थी। दादू अपने साथ दादी के बनाए लड्डू ज़रूर लाते थे। मठरी और लड्डू न जाने दादी क्या क्या बनाकर भेजती थी। शाम को दादू का फ़ोन आया था कि नगर के पास जो बांध बन रहा था उसके कारण पूरा नगर डूब रहा है। नोटिस मिल गया है मकान खाली करने का। ऑफिसर भी आकर सब कुछ समझा गए हैं कि ईंट, लोहा, जानवर, भूसा, जो कुछ भी हम ले जा सकते हैं, ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। सरकारी खर्चे पर ये सामान ले जाया जा सकेगा। मकान के लिए ज़मीन सरकार देगी और बाकी मुआवजा भी मिलेगा। भगवान का दिया घर में भी सब कुछ है, लेकिन दादी मकान छोड़ने को तैयार नहीं। वो अपनी ममता से जुड़ी यादों से अलग नहीं होना चाहती। दादी की जल समाधि नहीं, वो सोच भी नहीं सकती। कुछ तो करना होगा।
लेकिन उनके चलने के पहले वो खुद को समझा तो ले। आंगन में माँ के हाथ का बना हुआ घरौंदा, तुलसी का चौरा, वो कैसे छोड़ पाएगी डूबने के लिए? बरामदे में माँ का दूध का गिलास लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना कैसे भुला पाएगी वो? कैसे डुबाएगी अतीत की तस्वीरें जो दोबारा नहीं बन सकती? पापा का गेट के बाहर मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाना और उसका दौड़ना, पापे की विजयी मुस्कान कैसे अलग करेगी ये दृश्य? अपने मन से बहुत कुछ भुलाना होगा, डुबाना होगा, तब दादी को वो समझा पाएगी। कुछ पलों के लिए वो अपने ही आंसुओं में डूब गई थी, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गई थी। आकांक्षा बेटा आजा, बालों में तेल डाल दूं। दादी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। दादी उसे बेटा कहकर ही बुलाती थी। तो क्या उसे बेटे का फर्ज उसने नहीं निभाया है? उसे भी तो बेटे का फर्ज निभाना चाहिए। वो दादी को उनका बेटा बनकर ही समझाएगी। उसे अपने आंसू पीने होंगे और फिर दादी ने उसे संपूर्ण ममत्व दिया है। ये अलग बात है कि वो वयस्क थी, इसलिए माँ वो दादी में फर्क कर पाती है, अन्यथा उसे पता भी न चलता कि वो मातृ पितृ विहीन है। अगली सुबह उसने सामान बांध लिया था और चल पड़ी थी दादी के पास। बस हिचकोले लेते हुए बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन पीछे अतीत की ओर भाग रहा था। पापा अपनी तरह उसे भी शिक्षा विभाग से जोड़ना चाहते थे। मम्मी को चिढ़ाते रहते थे, कुसुम मेरी बिटिया तुम्हें पढ़ाएगी, तब तुम अंग्रेजी की किताबें पढ़ पाओगी। माँ हंसकर जवाब देती थी, रहने दो जी, मेरी गीता रामायण तो हिंदी में ही है, मुझे अंग्रेजी से क्या लेना देना, आप ही पढ़ो पढ़ाओ अंग्रेजी। अचानक बस रुकी थी। सामने से जानवरों का रेहड़ आ रहा था। उसकी कबरी गाय को भी चरवाहा सुबह ले जाता था और शाम को वापस लाता था। पता नहीं जगह के बदलाव कबरी को भी रास आता है या नहीं। बस रुकी थी, शायद कोई चढ़ा था या उतरा था। पास में उसका स्कूल है। शाम को छुट्टी के बाद वो सहेलियों के साथ घर की ओर जाती हुई बैलगाड़ियों में पीछे लटक जाया करती थी। गाड़ीवान डांटते थे और वो हंसती रहती थी। वो चुपचाप दादू के साथ चलने लगी थी। दोनों ही सामान के साथ साथ विचारों का बोझ भी उठाए थे। वो जानती थी कि दादी बहुत जिद्दी हैं, उन्हें मनाना आसान नहीं है। तभी दादू बोल पड़े थे, तेरी दादी दिन भर दीवारों को निहार कर रोती रहती है। वो धीमे से बोली थी, लेकिन उन्हें समझाना तो होगा दादू। कैसे भी? अस्पताल, स्कूल, खेल का मैदान, हर जगह चहल पहल थी। उसने एक दार्शनिक की तरह सोचा, हे भगवान, कुछ दिन बाद ये सब पानी में समा जाएगा। कुछ वर्षों के बाद हम अपनी पीढ़ी से कहा करेंगे कि इस जगह पानी के नीचे हम रहा करते थे। अगर किसी मकान का, बिल्डिंग का कोई कंगूरा नजर आ जाएगा तो पूरा नगर आंखों के सामने छा जाया करेगा। घर आ गया था। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही चिपका लिया था। आकांक्षा बेटा, सब कुछ तो छिन चुका था, अब इन दीवारों पर लिखी यादें भी ये लोग मिटाना चाहते हैं।
दादी फपक पड़ी थी। मैंने अपने आंसुओं को रोका था। वो दादी को कंधे से पकड़कर अंदर ले आई थी। दादी ने चाय के साथ कटहल के पकोड़े बनाए थे और रात के खाने में रसाज। दादी के हाथ की बनी हर चीज में उसे स्नेह की मिठास मिलती थी। कटहल का पेड़ पापा ने लगाया था और उसका हर फल दादी अपने आंचल से पोंछकर सहेजती हैं। रात वो दादी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई थी। दादी, आपके सिर में तेल डाल दूं? रहने दे, थक गई होगी सफ़र में, कहकर दादी ने करवट बदल ली थी। परंतु मैं जाकर तेल की शीशी ले आई थी और दादी के बाल में उंगलियां घुमाते हुए मैंने कहा था, दादी, आप बताया करती थी कि दादू जब सरकारी नौकरी करते थे तब उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। हाँ हाँ, 3-3 साल में होते थे। तेरे पापा की पढ़ाई अव्यवस्थित हो गई थी, इसी कारण। पर क्या करते, सरकारी आदेश मिलता था। दादी, अगर आपकी आकांक्षा बेटा कहे कि एक सरकारी आदेश दादू के ट्रांसफ़र का फिर से मान लीजिए तो? दादी, नगर को डुबाना है और नगर खाली करने का आदेश सरकारी है। एक बात और भी है दादी, आपके घर छोड़ने से, डूबने से जो बिजली बनेगी, सिंचाई होगी, उससे कितने लोगों का भला होगा। सरकार आपको ऐसा ही नगर बसाने के लिए जगह देगी। और दादी, आपकी आकांक्षा बेटा वहां भी कटहल का पेड़ लगाएगी, तुलसी चौरा बनाएगी। मेरी आंखें वो गला रोकने के बाद भी भर आए थे। दादी, मैं आपके बेटे बहू की अमानत हूँ। क्या मुझे देखकर आपको उनकी याद नहीं आती? निर्जीव दीवारों में, कमरों में आप उनकी यादें क्यों टटोलती हैं? आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए और मैं आप लोगों को माँ बाप, बस यही हकीकत है। भ्रम पालने से दुख ही मिलता है। इस घर में रहने से मम्मी पापा वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? दादी, यकीन करिए, पापा जिंदा होते तो लोगों की भलाई के ऐसे काम में, मकान खाली करने में एक पल भी ना लगाते। आप अपने बेटे के विचारों को प्यार करिए दादी। आप एक सच्चे इंसान की माँ हैं। दादी ने करवट बदलकर आंचल से मुंह ढक लिया था। मैं समझ गई थी कि ये निशब्द रुदन है उस माँ का जिसके हाथ से उसके बेटे की यादों की परछाइयाँ भी फिसल रही थी। सुबह उठकर मैं बगीचे में ब्रश करने निकल आई थी। रात की बातचीत का असर दादी के चेहरे पर देखने की हिम्मत नहीं थी। रात के अंधेरे में ही मैं सब कुछ कह पाई थी, वरना दिन का उजाला मेरे मुंह पर ताला लगा देता था। दादू वहीं पर आ गए थे और इशारे से पूछा था कि क्या हुआ। मैंने भी इशारा कर दिया था कि पता नहीं क्या है। अचानक दादी ने पुकारा था, चाय वहीं ले आऊं? कहती हुई दादी पोहा लेकर आ गई थी। चाय पीते पीते दादी ने पूछा था, तू कब तक रहेगी? फिर खुद ही बोली थी, सामान पैक करवा दे जल्दी जल्दी और नए घर में कटहल का पेड़ लगाना न भूलना। मैं उठकर दादी से लिपट गई थी। दूर कहीं लाउडस्पीकर की आवाज़ आ रही थी, डुबा दिया ये आशना कि हो रोशन ये जहां। नमस्कार।